मैनफोर्ड रिपोर्ट 1918। भारतीय संवैधानिक सुधार संबंधी रिपोर्ट मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड या मैनफोर्ड रिपोर्ट के नाम से जानी जाती है। उसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया श्री मॉन्टेग्यू तथा भारत के वायसराय लॉर्ड जेम्स फोर्ड ने संयुक्त रूप से तैयार किया था। वह जुलाई 1918 में प्रकाशित की गई। इस रिपोर्ट में स्वशासी डोमेनियन के दर्जे की मांग की पूर्ण उपेक्षा की गई। उल्टे उसमें अति अनिष्टकर ढंग से पृथक निर्वाचक मंडल संबंधी उन रियासतों को जेम्स फोर्ड सुधारों का आधार बना दिया गया जिस पर कांग्रेस और लीग के बीच 1916 के लखनऊ समझौते के अधीन कांग्रेस सहमत हो गई थी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन तथा प्रतिनिधित्व संस्थाओं की उत्पत्ति। भारत शासन एक्ट 1919, मॉन्टेग्यू जेम्स रिपोर्ट पर आधारित भारत शासन एक्ट 1919 में इस बात को स्पष्ट कर देने का प्रस्ताव किया गया था कि अंग्रेज शासक भारतीयों के जिम्मेदार सरकार के ध्येय की पूर्ति तक केवल धीरे धीरे पहुंचने के आधार पर स्वशासी संस्थाओं के क्रमिक विकास को मानने के लिए तैयार है। संवैधानिक प्रगति के प्रत्येक चरण के समय ढंग तथा गति का निर्धारण के लिए ब्रिटिश संसद करेगी और यह भारत की जनता के किसी आत्मनिर्णय पर आधारित नहीं होगा। 1919 के एक्ट तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा तत्कालीन भारतीय संवैधानिक प्रणाली में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। केंद्रीय विधान परिषद का स्थान राज्य परिषद, उच्च सदन तथा विधान सभा निम्न सदन वाले द्विसदनीय विधानमंडल ने ले लिया। सदस्यों को नामजद करने की कुछ शक्ति बनाए रखी गई, फिर भी प्रत्येक सदन में निर्वाचित सदस्यों का बहुमत होना बहुत जरूरी हो गया था। सदस्यों का चुनाव एक्ट के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अधीन सीमांकित निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष रूप से किया जाना था। मताधिकार का विस्तार कर दिया गया। निर्वाचन के लिए भी अर्हताओं में बहुत भिन्नता थी और वे सांप्रदायिक समूह, निवास और संपत्ति पर आधारित थी। 1919 एक्ट के द्वारा 8 प्रांतों में 8 प्रमुख प्रांतों में जिन्हें गवर्नर के प्रांत कहा जाता था, द्वैत शासन की एक नई पद्धति शुरू की गई। प्रांत में आंशिक रूप से जिम्मेदार सरकार की स्थापना से पहले प्रत्येक व्यवस्था के रूप में प्रांतीय सरकारों के कार्यक्षेत्र का सीमांकन करना जरूरी था। तदनुसार एक्ट में उपबंध किया गया ताकि प्रशासनिक विषयों का केंद्रीय तथा प्रांतीय रूप में वर्गीकरण करने, प्रांतीय विषयों के संबंध में प्राधिकार स्थानीय शासनों को सौंपने और राजस्व तथा अन्य धनराशियाँ उन सरकार को आवंटित करने के लिए नियम बनाए जाए। विषयों का केंद्रीय तथा प्रांतीय हस्तांतरण
नियमों द्वारा विस्तृत वर्गीकरण किया गया। 1919 के एक्ट की खामियां। 1919 एक्ट में अनेक खामियां थी। इसने जिम्मेदार सरकार की मांग को पूरा नहीं किया। इसके अलावा प्रांतीय विधानमंडल गवर्नर जनरल की स्वीकृति के बगैर अनेक विषय क्षेत्रों में विधेयकों पर बहस नहीं कर सकते थे। सिद्धांत के रूप में केंद्रीय विधानमंडल संपूर्ण क्षेत्र के कानून बनाने के वास्ते सर्वोच्च तथा सक्षम बना रहा। केंद्र तथा प्रांतों की शक्तियों के बंटवारे के बावजूद पहले के अत्यधिक केंद्रीकृत शासन को संघीय शासन में बदलने का सरकार का कोई इरादा मालूम नहीं पड़ा। ब्रिटिश भारत का संविधान एकात्मक राज्य का संविधान ही बना रहा। प्रांतों में देश शासन पूरी तरह विफल रहा। गवर्नर का पूर्ण वर्चस्व कायम रहा। वित्तीय शक्ति के अभाव में मंत्री अपनी नीति को प्रभावी रूप से कार्यान्वित नहीं कर सकते थे। इसके अलावा मंत्री विधानमंडल के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार नहीं थे। वे केवल गवर्नर के व्यक्तिगत रूप से नियुक्त सलाहकार थे। अंग्रेज कांग्रेस तथा भारतीय जनमत असंतुष्ट रहा। उन्होंने दबाव डाले कि प्रशासन को अपेक्षाकृत अधिक राजनीतिक और उत्तरदायी बनाने के लिए सुधार किए जाएं। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था और आम लोगों के मन में अनेक आशाएं थीं। उनके हाथ लगे दमनकारी विशेष विधायी प्रस्ताव, जिन्हें रोलक बिल कहा गया, भारतीय जनमानस का व्यापक और जबरदस्त विरोध होने पर भी उन्हें पास कर दिया गया। इसके परिणाम स्वरूप गांधी जी के नेतृत्व में स्वराज के लिए सत्याग्रह, असहयोग और खिलाफत आंदोलन शुरू किए गए।